single day. I'm gonna make it. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंडेमनिटी एंड गारंटी, इसके केस स्टडी क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, आंसर्स भी होंगे साथ में, चिंता मत करो। तो बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 सेज एक्स गिव्स गारंटी फॉर वाई टू जी फॉर द अमाउंट विच ही मे लेंड टू वाई विद इन 3 months. The maximum limit of guaranteed amount is 50,000 rupees. After 1 month, X revokes his guarantee. Before revocation, Z has lent to Y 10,000 rupees. First part. Is X discharged from his liability to Z for any subsequent loan? Second part. Is X liable to if Y commits default to pay 10,000 rupees to Z? देखो, सिंपल सी इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि Z ने Y को पैसा उधार दिया और X ने उसकी गारंटी ली है, ठीक है। लेकिन उसने बोला था कि 50,000 तक की लेगा और 3 महीने की लेगा, लेकिन 1 महीने में ही हटा दी। 1 महीने में वो 10,000 ले चुका है लोन। तो अब बताओ क्या करेंगे। बहुत सिंपल आंसर है, आपको बताता हूँ। सेक्शन 130 के अकॉर्डिंगली जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो विड्रॉ करी जा सकती है श्योरिटी के द्वारा कभी भी। और इससे क्या होएगा कि उसके रिवोकेशन से पहले की जो लाइबिलिटी है, बेसिकली जो उसने किया था गारंटी, उसको वो देनी पड़ेगी। मतलब जैसे आपको समझाता हूँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर देता हूँ कि एक्स जो है उसने अब क्या किया था, आगे अगर कोई लोन देता है जी वाई को तो उससे एक्स का कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि वो एक्स हट चुका है वहाँ से। और दूसरा पॉइंट जो था कि उसने 10,000 का जो किया था उसका क्या होएगा, तो 10,000 की गारंटी एक्स ने ले रखी थी तो उसको देने पड़ेंगे पैसे, ठीक है। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स ओज वाई अ डेट गारंटीड बाय जी. वाई डज नॉट sue एक्स फॉर अ ईयर आफ्टर द डेट हैज़ बिकम पेएबल. In the meantime, X becomes insolvent. Is Z discharged from his liability towards X? Easy है, सोच के बताओ। चलो आंसर देता हूँ। इसका आंसर नहीं भाई, सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग सिर्फ आप जो है mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor does not discharge the surety. तो S जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता है अपनी लाइबिलिटी से जो उसकी Y की तरफ है। हो जाता है यहाँ पर कि X ना इंसॉल्वेंट हो गया था और एक्स ने वाई का पैसा उधार पे था और जी ने गारंटी ले रखी थी, लेकिन 1 साल हो गया, वाई उसको सीयू ही नहीं कर रहा है और एक्स इंसॉल्वेंट हो गया इस टाइम पे, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। जी जो है डिस्चार्ज नहीं होएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स गिव्स गारंटी टू वाई ऑन 1 Jan 2012 फॉर द सप्लाई ऑफ टी वर्थ 10,000 रुपीज टू जी, पेमेंट ऑफ विच इज टू बी मेड ऑन 1 March 2012. जी मेक्स द पेमेंट ऑन 1 Feb 2012 and gets T of the same amount on credit. However, Z fails to make the payment. After this, Y files the suit against X for claiming the price. Will he succeed? Give reasons. सोच के बताओ। तो देखो इसका आंसर है नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 कोई जब वेरिएशन करी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप ये चीज़ श्योरिटी को नहीं बताते हो तो वो उसकी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। इस केस में जब Z डिफ़ॉल्ट करेगा, Y जो है फाइल करेगा एक्स के अगेंस्ट, तो वो जीत नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो लाइबिलिटी से हट चुका है, क्यों जी ने पहले ही पैसे दे दिए थे। तो कोई भी चेंज होता है कॉन्ट्रैक्ट में तो श्योरिटी को बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 पे जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, इतनी अच्छी एडिटिंग है, इतनी अच्छी एनिमेशन है, मज़ा आ रहा है ना देख के। मेहनत बहुत लगती है इसमें, तो लाइक ज़रूर कर देना ताकि आप हमारी मेहनत को, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर सको। क्वेश्चन 4, एक्स पुट्स वाई इज अ कैशियर इन जीज बैंक एंड गिव्स अ गारंटी फॉर वाइज कंडक्ट टू जी. Y misappropriates bank's money worth rupees 20,000. Z excuses him for the misappropriation and does not inform the surety about the same. Afterwards, Y again misappropriates 10,000 rupees. Is X liable to the bank to make up the loss? जल्दी सोच के बताओ। चलो इसका आंसर देता हूँ, नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 कोई भी एक्ट या ओमिशन जो इनकन्सिस्टेंट है श्योरिटी के राइट्स के साथ, वो उसको इम्पेयर करता है, तो यहाँ पे क्या है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी के साथ। इस गिवन केस में एक्स जो है लाइबल नहीं है बैंक को। अब उसने क्या किया यार, उसने पैसा इधर उधर किया, 20,000 की दिक्कत करी, तो उसने बताया ही नहीं, है ना। उसने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, उसकी गलती। तो यहाँ पे इसीलिए वो लाइबिलिटी से छूट जाता है। क्वेश्चन 5 जो लास्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक्स ने वाई को रिक्वेस्ट किया, एक जर्नलिस्ट है, to publish defamatory statement against Z in the newspaper, and X promises to indemnify Y against the consequences of the publication. Z sues Y and Y has to pay damages and also incur some expenses. Is X under obligation to indemnify Y? सोच के बताओ।
चलो इसका आंसर देता हूँ। नहीं भाई, एक्स जो है लाइबल नहीं है वाई को इंडेमनीफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट है ये अनलॉफुल है, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है ना, ये गलत चीज़ है, तो यहाँ पे नहीं मान्य, ये मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं और मैं आपको कहूँगा कि 97% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। सब्सक्राइब करो, वीडियो देखते हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। इससे आपको भी टाइम टू टाइम पे सारी वीडियोस दिखती रहेंगी आपके सब्सक्रिप्शन पेज पे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आती रही, सबसे पहला वीडियो देख पाओ। तो बस दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो चैप्टर 12 की बहुत ही जल्दी आने वाली है और फिर सीरीज़ खत्म हो जाएगी, 2 चैप्टर बचे हैं बस। तो मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।